जी, welcome back. Let's discuss the remaining part of our lesson. So now I have to share with you analysis within the approaches to inquiry. Approaches to inquiry और पैराडाइम में आपको आई थिंक सो डेफिनेटली डिफरेंस का पता तो चल गया होगा कि अप्रोचेस वो थी जो 5 हमने डिस्कस की थी, जिनकी आप असाइनमेंट दे चुके हो, और पैराडाइम्स 3 हैं जिनको आज हमने डिस्कस किया है. सो विद इन द अप्रोचेस बात हो रही है. विद इन द अप्रोचेस ऑफ इंक्वायरी एनालिसिस जो है वो कैसे करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नैरेटिव अप्रोच की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्लेनिन एंड कोनाले, एनालिसिस centers on the story to be told chronology. Chronology मीन क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लिखना है, 1 2 3, एक के बाद दूसरा, पहला वाक्य पहले, बाद में बाद वाला. इन्हें मिक्स अप नहीं करना है. एपिफेनीज मीन टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं उसके, इन्हें बताना है. ऑप्शंस फॉर एनालिसिस फोकस ऑन द 5 एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट स्ट्रक्चर. प्लॉट स्ट्रक्चर मीन जो स्ट्रक्चर ऑफ एनालिसिस था, स्ट्रक्चर ऑफ आवर स्टडी था, उनको फोकस करेंगे. वो क्या हैं देखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स, सेटिंग्स कौन सी हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक्शंस क्या लिए जा सकते हैं और उसका रेजोल्यूशन क्या है. So keeping all these in mind, we should go for analysis. Three-dimensional space approach focusing on interaction. ये कौन कौन सी dimensions हैं? Let's discuss. Personal and social, I think so. In the previous session, or earlier to the previous session, we have all these dimensions discussed. Let me know. Let me share with you what all these approaches are. The first is personal and social. ये है interaction. Then है continuity, past, present or future. And then is the situation, that is physical places are the storyteller places. So physical और storyteller places के according हम इसको 3 तरह की ये options है हमारे पास. Common elements to both approaches. तो कलेक्टिंग पर्सनल स्टोरीज, नो डाउट जो नैरेटिव है, नैरेटिव में तो हम जाते ही स्टोरी हियरिंग की तरफ है ना. जो स्टोरीज उसमें सुनानी है उसमें से हमने अपना पॉइंट जो है वो निकालना है. रीटेलिंग स्टोरीज बेस्ड ऑन नैरेटिव एलिमेंट्स सच एज द 5 एलिमेंट्स अप्रोच आर 3-dimensional space approach. Rewriting the story into a chronological sequence and incorporating the setting or place of participants' experience. तो जिस सेटिंग में इंफॉर्मेशन है उनका क्या एक्सपीरियंस है. तो नरेशन में तो हम इन 4 कंपोनेंट्स को रखते हैं जहन में, क्योंकि वो स्टोरी बता रहा है, उसकी स्टोरी में से ही हमने तमाम पॉइंट्स निकालने हैं फॉर आवर मेजर पर्पस. Identifying life experience in biographical research design, Nancy 1989. उसने ये बताया है कि पार्टिसिपेंट्स कंस्ट्रक्ट्स अ जर्नल और स्केच आर हिज हर लाइफ. जर्नल का मतलब यहाँ रिसर्च जर्नल नहीं है, मजल्ला नहीं है, टाइमलाइन होता है कि किसके बाद क्या काम, जिस तरह ऑटोबायोग्राफी होती है. लाइकवाइज द रिसर्चर लुक्स फॉर लाइफ कोर्स स्टेजेस आर एक्सपीरियंस टू डेवलप अ क्रोनोलॉजी. कि किस स्टेज पे क्या हुआ, क्लाइमेक्स की तरफ जाते हैं, इनिशिएशन से लेके. दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. The researcher
looks for contextual materials. कौन सी बात किस वक्त किस कॉन्टेक्स्ट में की गई थी और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है, दैट इज द contextual materials. The researcher asked the participant to expand on sections of stories and theorize about his her own life. ये उस पर डिपेंड करता था जी उसने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट किया बताया, तो उसको अकॉर्डिंगली हम लेके चलते हैं. The next one is identifying life experiences. You carried out from previous one. The narrative segments and categories are isolated and meanings are determined. सेगमेंट्स और कैटेगरी. सेगमेंट मेजर हिस्सा है, कैटेगरी किसमें वो फॉल करते हैं, तो कोई सेगमेंट किसी एक कैटेगरी में फॉल कर सकता है. इनको हम अलग करते हैं ताकि उनके आइसोलेटेड मीनिंग्स जो है अलग अलग मीनिंग समझ आए. एक कैटेगरी के अंदर एक सेगमेंट हो सकता है उनके मीनिंग जो है वो मैच कर रहे हों, ओवरलैप कर रहे हों, तो इस ओवरलैपिंग से बचने के लिए हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं. रिसर्चर reconstructs the story and identifies the factors that have shaped the life. वो जो उसने सारी स्टोरी सुनी लिखी अब उसको रिकंस्ट्रक्ट करे और फिर उसमें से वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा जिसने लाइफ शेप की थी उसकी. The final case includes the processes of the individual's life, the theories that relates to these life experiences and unique and general features of life. तो फाइनली इसकी तरफ जाना होता है इंडिविजुअल्स की लाइफ और उसकी थ्योरीज के हवाले से. फिनोमेनोलॉजी पहला था नरेटिव. नरेटिव अप्रोच में हमने देख लिया कि एनालिसिस को कैसे लिखना है. अब है एनालिसिस विद इन द अप्रोचेस टू इंक्वायरी. फिनोमेनोलॉजी. फिनोमेनोलॉजी में किससे इसको इंटरप्रेट करते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, पहले क्या आता है फिर क्या आता है. रिसर्चर डिस्क्राइब्स द पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद द फिनोमेना. ठीक. Then develop a list of significant statements that are not overlapping and have equal worth about how individuals are experiencing the topic. इसको horizontalize करता है. ठीक है. Then collapse the statements into meaning units or themes. पहले उनको vertical और horizontally अलग अलग कर लिया, फिर उनको उनके जो मीनिंग्स जहाँ क्लैप्स करते हैं उन यूनिट्स को इकट्ठा किया, उसका एक थीम बनाया, फिर क्या किया, डिस्क्राइब किया of what the participants in the study have experienced. That is the textual description, जो टेक्स्ट से हमें सामने आई है उसको डिस्क्राइब किया. And then go for description of how the experience happened. That is the structural description. तो तीन तरह की डिस्क्रिप्शन में से हम गुजरे यहाँ पे. Now it is the time to write a composite description of phenomena that incorporates both textual and structural descriptions. This is the essence of the experience. It is culmination of study. It is a long paragraph that tells the reader what the participants experienced with the phenomena and how or in what context they experienced it. तो चूंकि फिनोमेनोलॉजी है, फिनोमेना से चलना है, फिनोमेना जनरेट हो गया, फिर उसकी कल्मिनेशन देखें क्या है और उसके लॉन्ग पैराग्राफ्स में उसको इंटरप्रेट कर दें लोगों के लिए और वो उसको देखें कि पार्टिसिपेंट्स किस तरह एक्सपीरियंस करके उसमें से कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी क्या बनती है. तो अभी हम नेक्स्ट अप्रोच की तरफ आते हैं, दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी. तो ग्राउंडेड थ्योरी में एनालिसिस को कैसे लिखना है, इसमें ओपन कोडिंग होती है. रिसर्चर examines and codes the text and develop categories and attempt saturate the categories. यानी वो कैटेगरीज उस वक्त तक बनाते जाते हैं जब तक सैचुरेट ना हो जाए. सैचुरेशन कब होती है कि वही आइडिया रिपीट होना शुरू हो जाता है. जब आइडिया रिपीट होना शुरू हो जाए तो सैचुरेशन आगे, फिर नई कैटेगरीज बनानी बंद कर दें
पहले से एग्जिस्टिंग कैटेगरीज में जहां वो फॉल करता है उसको वहां लिखना शुरू कर दें. रिसर्चर dimensionalize the categories by creating subcategories called properties that present multiple perspectives on the categories and presents the dimensionalized categories on a continuum typical in the table that contains each of the dimensionalized category. यानी वो जो डिफरेंट डायमेंशन में उसने कैटेगरीज बनाई थी उसको कहते हैं डायमेंशनलाइज कैटेगरीज. तो वहां उन डायमेंशंस को सामने रखते हुए उस कैटेगरी के अंदर उनमें कोड्स को रखते जाना होता है. एक्सियल कोडिंग इसमें यूज की जाती है. लेट्स सी व्हाट इज द एक्सियल कोडिंग. ओपनिंग कोडिंग पहले हमने बात किया. एक्सियल रिसर्चर आइडेंटिफाइज अ सिंगल कैटेगरी for the open coding list and central phenomena of interest. Central category में ही इस चीजें डाल रहे हैं. Researcher uses the remaining categories to form a coding paradigm consisting of causal conditions, intervening conditions, context, strategies, and consequences that relate to the central category. तो ये तीनों कंपोनेंट्स में उसको अलग अलग फॉल करना है, लेकिन मेजर कैटेगरी में सारा डाटा डालते जाना है. The coding paradigm presents a theoretical paradigm of the process that is being studied. ये टेक्निकल उतना नहीं है, लेंथी है और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये बोरिंग लगेगा, लेकिन इसको आप जब अलग अलग पढ़ेंगे ना, आप जब इसको समझें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे तो कोर्स भी कवर करना है, मैं इसको अलग अलग समझा सकता था. तो अभी ऐसा हो रहा है कि वो प्रीवियस अप्रोच की बातें फिर उससे और पहले वाली अप्रोच की बातें मिक्सअप भी होती हैं. आप इसको अलग अलग सुने, समझें, अंडरस्टैंड करने के बाद राइट अप में लेके आएँ और जो क्यूरीज हों, जो डिफ़िकल्टीज हों, हाईलाइट करें और नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछें. जब आप अलग अलग सुनेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. इसकी अंडरस्टैंडिंग का मेथड ही यही है कि कभी भी पांचों की पांचों अप्रोचेस को इकट्ठा नहीं पढ़ना है. सिलेक्टिव कोडिंग यानी ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग. नाउ वी आर एट द स्टेज ऑफ selective coding. In selective coding, the researcher creates a conditional matrix based on the axial coding paradigm. This is seldom seen in studies. Apparently, studies में नजर नहीं आता. This matrix is used to help the researcher visualize the range of conditions and consequences related to the phenomena. Phenomena से मतलब कितनी रेंज, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 3 है, 5 है, 7 कैटेगरीज बन रही हैं. The researcher generates propositions, hypotheses from the theory. These hypotheses could be tested using empirically quantitative methods. The researcher forms a storyline connecting to the categories. आगे है डिस्क्रिप्शन. जब एथनोग्राफी आई थिंक सो नरेटिव हमने किया, फिनोमेनोलॉजी की और ग्राउंडेड थ्योरी की. आगे दो हैं, एथनोग्राफी और केस स्टडी. इनको हम यहाँ छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी मैं आप लोगों के लिए माइक ओपन करता हूँ. आप अनम्यूट करें. कोई आपने गपशप लगानी है लगाएं, पूछना है कुछ पूछें, बताना है कुछ बताएं. फिर मेन टाइम आपकी क्लास मेरे ख्याल पता नहीं कब शुरू होनी है नई. When your class will started, I have unmuted your. Sir, 29th को 12. ओहो, आज अभी 2:00 पे हमारी क्लास खत्म होगी. 2:30 पे. 2:30 पे या 2:20 पे? आई थिंक 2:30 पे है. 30 पे. अच्छा, अभी तो फिर मेरा दिल कर रहा है कि ये मैं दोनों खत्म कर दूं. क्या कहते हो? It's up to you now. है? It's up to now, yes. चलें फिर, अगर मेरे पे है तो ये लगाऊंगा.
सरकारी दें खत्म। ठीक है, ठीक हो गया जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुजाहिद इज हियर सर। जी मुजाहिद, कैसे हैं आप? So first of all, I say sorry on the behalf of the whole class, including me, sir. As you mentioned about the things, if we have, sir, have any deficiencies, I hope that in future, sir, we will overcome on our deficiencies. Say sorry, sir. You are most welcome. I am with all of you and मुझे कोई ज़ाहिर नहीं है। आपकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ मसाइल थे जो मैंने बता दिए, मैं अब दोबारा उस पर बात नहीं करना Sir, चाहता। we know. I think you have, sir, a big heart, and we, by hardly, sir, apologize on that. थैंक यू, यू आर वेलकम। जी, कोई और किसी ने बात करनी है तो बताएं। एक्सक्यूज मी सर, मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ? जी जी जरूर जरूर। जो मुजाहिद भाई अभी बात कर रहे थे। जी 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 उबैद सर, एक तो उनकी तरह मैं पूरी क्लास के बिहाफ पे आपसे सॉरी करता हूँ कि जो कुछ भी हुआ हमारी तरफ से, हमारी जो गलती थी उस वो जितनी भी हमारी मिस्टेक्स थी। तो इसमें सबसे पहली बात तो इस तरह से है कि नया नया सिस्टम था तो हम सबको पता ही नहीं था। शेयरिंग करते रहे हैं लोग असाइनमेंट्स की भी और अपने मार्क्स की भी, लेकिन मैंने कहीं पे नहीं देखा और मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ये देखा हो कि आपकी या किसी भी टीचर की कोई कैरेक्टर असैसिनेशन की गई हो या कोई मजाक इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को लेकर बनाया गया हो। तो वो जिस किसी ने भी सर ये रिपोर्टिंग की है, हमें तो उसका भी अफसोस है। वो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई आपकी किसी और की बुराई करता है आके, तो मत सोचें कि वो आपकी अच्छाई करता होगा जाके कहीं। तो जिस किसी ने भी ये किया है सर, पहली बात तो यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दूसरे नंबर पे हुआ है वो हम खुद भी एक्नॉलेज कर रहे हैं उसे। सारी असाइनमेंट सिर्फ आपकी नहीं, बाकी सारे टीचर्स की जितनी भी असाइनमेंट्स होती थी वो हम लोग शेयर कर देते थे और उसका भी मकसद ये होता था, कुछ लोग पूछ लेते थे कि आपके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने मार्क्स हैं, तो आइडिया नहीं था किसी को कि ये पर्सनल है या कॉन्फिडेंशियल है, तो वो शेयर कर देते थे। उसके नतीजे में कोई कॉपी पेस्ट कर लेता था या कोई डिटो कॉपी डाल देता था उधर। तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पे किसी की हो सकती है या फिर पर्सनली कोई किसी की हेल्प आउट कर दे, तो उसमें हम कह नहीं सकते। तो बाकी सर पूरी क्लास की तरफ से मैं एक दफा फिर आपसे एक्सक्यूज करता हूँ। आप हमारे मेंटोर हैं, टीचर हैं और माशाल्लाह से अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, बाकी सारे टीचर भी अच्छे हैं और आपकी हमें कोई शिकायत नहीं है आपके एटीट्यूड से या किसी भी तरह आपके मेथड से या काइंड हार्टेड है आप। उम्मीद है कि हम हमारी एक्सेप्ट करेंगे आप। आई एडमिट योर वर्ड्स, मैं ओन करता हूँ। आई अप्रिशिएट यू कि ऐसा आपने सोचा, लेकिन पता क्या है, जो हुआ नहीं है वो गलत है, हुआ जरूर है। बहरहाल अब इस बात करनी ज़्यादा ख़त्म करते हैं इस बात को। तो देयर इज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और बिलीव मी के क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक हूँ ना, आपके पास आपके क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के अलावा ऑब्जर्वर भी बैठे होते हैं, ठीक है? उन ऑब्जर्वर का आईडी शो आपको नहीं होता, ठीक है? उनका यही काम है, वो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की तरफ से हैं, उनका यही काम है कि वो चीज़ों को देखें, आपको भी सपोर्ट करें और हमें भी करें, जहाँ कहीं पे नेगेटिविटी उसको हाईलाइट करें। तो बहरहाल जो भी वो हैं बच्चे आपके 5, 7, 10 जो भी हैं जिनका आपस में पर्सनल ग्रुप है जो ये काम करते हैं, वो ना करें, उन्हें फ़ायदा नहीं है इस बात का। बहरहाल मैं आपसे इस पर मज़ीद बात नहीं करता। तो थैंक यू, आप लोगों ने ऐसा सोचा। आई एम हैप्पी विद ऑल ऑफ यू, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी सर। जी मरियम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना ये था कि मैंने एक दफ़ा आपको वैसे भी बताया था कि मैंने दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन अ यूनिवर्सिटी, तो असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी न्यू टू मी। तो मेरी असाइनमेंट्स में अल्लाह का शुक्र है मार्क्स तो अच्छे आए हैं, जितने भी अभी तक हुए हैं मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो सर अगर जो पहले यूनिवर्सिटीज़ में जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, असेसमेंट के बाद अगर एक रेफरेंस के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए उनसे असाइनमेंट बोरो कर ली जाए तो वो भी अनएथिकल होगा।
रेफरेंस के लिए असाइनमेंट क्या कर ली जाए? सर फॉर एग्जांपल मेरे अगर 5 में से 3 मार्क्स आए और मैं चाहती हूँ कि नहीं मेरे यार 5 ही आने चाहिए थे, तो मुझे देखना चाहिए कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो फॉर रेफरेंस हम किसी से असाइनमेंट ले सकते हैं? वो लेके मुझे अपलोड ना करें। नहीं तो सर, मैंने अपलोड कभी नहीं की। मैं अपनी असेसमेंट के बाद लेती हूँ, सिर्फ मैं कंपैरिजन के आपके लिए। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने एक सवाल जी किया, सर। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि मुझे क्या इतराज़ है, आप पूरी क्लास की देखें, कंपेयर करें, जी जो सर। कर चाहते हैं करें, लेकिन आप में से कोई भी वो कॉपी करके मुझे अपलोड ना करे। ऐसा होता है ना जी यार, सर। समटाइम ऐसा होता है। यस सर। जी वैसे जो भी करता है सर, इसमें उनका अपना ही नुकसान है, क्योंकि ऐसे पेपर्स तो सबने अपने ही देने होते हैं ना। भारत बच्चे ये तो फिर ऐसे ही है, क्या कह सकते हैं। जी, ओके सर। anybody else? ये आसिया रहमान कौन है जी? बार बार सामने आ रहा है इनका नाम। हेलो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी बात सर। जी सर। फरमाइए। सर वो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ने हमारा नंबर ब्लॉक किया हुआ है, तो उसका कोई हमारी तरफ से कोई गलती हुई है या वैसे कोई इस तरह सर ने खुद से कर दिया है? मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को बताया था कि मेरे साथ आप कम से कम रब्ता रखें, व्हाट्सएप पे या नंबर पे। आप ईमेल करें, एक प्लेटफॉर्म है ईमेल पे जो कहना मुझे कहें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। अब जी देखें, सर। मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है। 50 आप लोग हैं, 50 लिंग्विस्टिक्स वाले हैं, इस तरह मेरी अपनी यूनिवर्सिटी के लोग हैं। मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर हूँ यहाँ पे, तो विजिटिंग। वहाँ पे मेरे पीएचडी के स्टूडेंट हैं, एमफिल के हैं, पर्सनल लोग हैं। तो मैं तो सारा दिन फिर व्हाट्सएप ही पढ़ता रहूँ। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप ईमेल पे, ये भी एक राब्ते का अच्छा जरिया है। आप लिखें वहाँ पे जो लिखना है, जो कहना वहाँ कहें। तो जी सर। हाँ हाँ। सर वो एक स्टूडेंट थी, वो कह रही थी कि सर ने हमें यानी कि फीडबैक देने के लिए हमसे पूछा, फिर उसके बाद फौरन फिर हमें ब्लॉक कर दिया। तो वो कह रही थी मैं इस वजह से परेशान हूँ कि कोई मैंने गलत बात कर दी या हाँ, तो ऐसे वो कोई, फीडबैक इस जब, तरह थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, जब फीडबैक पूछा तो उस फीडबैक का फौरन स्क्रीनशॉट लिया और लोगों को बताया कि सर ने मेरे से पूछा था आपके नंबर कितने हैं। तो ये स्टुपिडिटी नहीं है क्या? इस तरह की स्टुपिडिटी के बाद मैं आप मोबाइल नंबर ऑन रखता उनका, अगर आप सही बात ही पूछना चाह रहे हैं तो। जी सर। मैंने जो अगर पूछा, फर्ज करें आपसे मैंने पूछा कि जी आप बताएं कि आपकी कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, आप मुतमिन हैं, आप काम करें, दैट वाज जस्ट टू मोटिवेट यू। इसके बाद आप ये सारी बात जो है वो लिख के ऊपर और स्टिकर लगा के आप तो शेयर करें, तो व्हाट हेल इज दिस? व्हाट शुड आई थिंक अबाउट दैट? क्या ख्याल है आपका? आप खुद बताएं जरा। जी सर, ये तो गलत बात है। जी ये गलत है तो फिर मैं क्यों ऑन करूं लोगों के? मैं सबके बंद करूंगा। मेरे पास ये 5-6 लोगों के हैं, आई थिंक सो। आप में आकिब है, शायद उबैद है, हनीफ है, 5-7 ये हैं मेल लोग जिनके हैं मेरे पास नंबर। तो फीमेल के मैंने सबके ऑफ सर किए। जी सर जब आपने फीडबैक लिया था उस वक्त भी यही बात हुई थी ग्रुप के अंदर भी। मुझे याद है कि शायद किसी स्टूडेंट ने शेयर किया होगा, तो मैं भी अब उसका नाम नहीं लेता जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन वहां पे हम सब ने ये बात की थी कि अगर सर ने से कुछ पूछा है, फीडबैक लिया है, तो वो तो नहीं है, तो वो तो एक किसी भी तरह से एक अच्छा एक्ट नहीं है कि आप फीडबैक लेते हैं तो उसको पर्सनल चीज को लाके उनके अंदर डाल दें। लेकिन मेरे ख्याल में उनका वहाँ पे मकसद शायद ये होगा कि हम एज अ क्लास क्या उनको इस हवाले से कोऑर्डिनेट करते हैं कि फीडबैक किस तरह का होना चाहिए। चलें, आप इसको छोड़ें। मुझे फीडबैक भी की ज़रूरत सिर्फ इसलिए थी कि मैं देख पाता कि आप किस हद तक समझ पा रहे हैं, और मुझे कोई अगर स्ट्रेटजी चेंज करनी है तो मैं करूँ। लेकिन ओवरऑल आई एम ओपन फॉर ऑल ऑफ यू।
आप ईमेल पे आएँ, ऑफिशियल ईमेल पे आएँ, आपने जो लिखना है लिखें, जो कहना है कहें, जो पूछना है पूछें। इसी तरह थोड़ी सी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी आपकी ईमेल लिखने की भी, और मैच्योरिटी बढ़ती रहेगी, बजाय इसके कि आप टेक्स्ट करें और वो करें। लेकिन ये कुछ मेल लोग हैं जिन्हें मैं ज़रूर अलाउ कर रहा हूँ। आप हैं, आकिब हैं, 2-4 मुझे पता है, उनको मैं अलाउ कर रहा हूँ, वो रहें फ़ोन पे मेरे साथ। सर एक और क्वेश्चन। जी बोलें। सर एक तो यानी कि हम 4 टीचर्स हैं हमारे पास इस टाइम, तो बाकी जो है उनसे थोड़ा सा हमें इतना जैसे खौफ सा होता है ना, वो नहीं है। लेकिन आपसे पता नहीं हमें क्यों एक अजीब सा खौफ हमारे माइंड में बैठ गया कि सर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं ये इस तरह। तो क्या हमसे पहले भी स्टूडेंट्स जो आए हैं वो आपके पास, क्या उनका भी यही था कि उनके दिल में ये खौफ या इस तरह? आप यकीन करें कि आप हम जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो आयतल कुर्सी, दुरूद शरीफ, पता नहीं क्या कुछ पढ़ के फिर कहते हैं कि शायद मार्क्स हमारे अच्छे आ जाएं। तो इस बार अच्छा, मुझे सुन लगता है लें, कि मेरे इन वज़ाइफ का असर हुआ। मेरी बात, यही तो मसला है ना, जिससे यही मसला है। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं लाहौर बोर्ड में हेड एग्जामिनर था। मैं मैथमेटिक्स का बेसिकली है वो। तो एक बंडल ऐसा आया जो मार्किंग के लिए था एफएससी का, जिस पे वो कोई इंग्लिश में था छोटा सा, तो उन्होंने कहा जी ये डिस्ट्रीब्यूट करवा दें। अच्छा, वो मेरे पास आया मार्किंग के लिए। उसमें 15 बच्चियां थी, 15 की 15 ने ये लिखा हुआ था आयत करीमा अरबी में, फिर उर्दू में दुआ लिखी हुई थी कि या अल्लाह ये मैडम या सर जो भी हैं हमारे पेपर चेक कर रहे हैं, या अल्लाह करे ये अंधे हो जाए, नज़र ना आए, ये हमें पास कर दें, फला 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 फला। इस बात को कोई सुने, बात सुनने, इस बात को कोई 23 साल हो चुके हैं। उनकी दुआओं ने, उनके आयत करीमा ने, अल्लाह का शुक्र है, मेरे ऊपर कोई असर नहीं किया। तो आपकी जो दुआएं दरूद हैं वो हफ्ते में काम कर गई। सुने, मेरी बात ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और वो हम फॉलो करते रहें तो आसानी रहती है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो जो वो सेट रूल हैं उन पे आप चलें। जहां आपको मसला है आप ज़रूर बताएं। अगर मैं आपको उसमें फीडबैक ना दूं तो फिर आप मुझे कहें कि जी सर आपने हमें सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, अब जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाले लोग हैं वो ज़ाहिर है ज़रा मुश्किल ही लगते हैं, सख्त ही लगते हैं। मैं भी आपसे गप्पे शप्पे लगाता रहूँ, लतीफ़े सुनूँ, लतीफ़े सुनाऊँ, घर के हालात पूछूँ और कोई होमवर्क ना दूँ, अटेंडेंस भी खुले दिल लगाता रहूँ, तो आप भी मुझे कहेंगे बल्ले बल्ले, कोई डर नहीं लगता। तो बात तो ये सर आप हमसे जितनी बात करते हैं और एक अच्छा एक माहौल जैसे बन जाता है, वो और टीचर्स के साथ इतनी हम नहीं करते, लेकिन फिर भी एक मैं बता नहीं सकती कि वो खौफ हमें आया किस तरह है कि हम अच्छा, सुने असाइनमेंट ना, लिखते हुए भी सुने जैसे। अभी आप कहते हैं जी डर लगता है। मेरी यहाँ पे स्क्रीन पे सबको मैं नजर आ रहा होता हूँ? जी सर। यस सर। कभी आपने देखा हो कि मैंने हाथ में पिस्तौल पकड़ा हो, कोई चीज है? तो नो सर। आप खामखा डरते हैं, तो फिर मेरे पास तो इसका कोई इलाज नहीं है। ये मरियम काफी देर से बात करना चाह रही है, मरियम मुनीर। जी सर आपने मेंशन किया था कि जो हमने लास्ट असाइनमेंट भेजी है जिसमें हमें अपना पर्सनल इनपुट देना चाहिए था। सर आई वांटेड टू आस्क कि अगर हम खुद से कोई एग्जांपल कोट कर लें जो मे भी गलत भी हो सकती है, क्योंकि आपने भी कहा हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम है सबके लिए, तो हम कुछ उसमें क्या लेंगे, अपनी इनोवेशन कुछ डाल सकते हैं असाइनमेंट में। दो बातें, एक तो ये है कि रिसर्च की टर्मिनोलॉजी में तो आप पास से कुछ नहीं कर सकते, टर्म वही रहनी है और उसकी अंडरस्टैंडिंग रेलेवेंट रहनी है। नंबर जी 2, जो सर। मैं ये कह रहा था कि आप अपना इनपुट दें भाई, उसको पढ़ने के बाद फर्क बताएं, फर्क क्या है। नरेटिव में आप स्टोरी सुनते हो, फिनोमेनोलॉजी में आप खुद से फिनोमेना डेवलप करते हो, दिस इज द डिफरेंस। इस तरह तो जी नहीं सर। बताते। आप तो क्या बताते हो कि नरेटिव की डेफिनेशन लिख दी, अगली लाइन पे फिनोमेनोलॉजी की डेफिनेशन लिख दी और कह दिया कि ये हमने कंपैरिजन कर दिया। इसमें कैसे कंपैरिजन मारेंगे? जी सर। दिस इज द थिंग आई वांटेड फ्रॉम यू। जी नेक मोहम्मद, ओके सर। नेक मोहम्मद आप बात करें यार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सर बातें तो जितने भी क्वेश्चन थे हमारे वो तो सारे बच्चों ने पूछ लिए सर।
क्या रह गया? और सर जो बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आपको एडवांस में ईद मुबारक हो। ईद के दिन हम आपको कॉल नहीं कर सकते अच्छा क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ बिजी होंगे। अच्छा, चलो ठीक है। मैं ऑनलाइन मुबारक देना चाहता हूँ सर आपको। थैंक यू, आपको भी बहुत शुक्रिया। मुबारक। ये रफ़ीक साहब हैं, अंजम रफ़ीक, आई थिंक सो। जी सर। वासलाम जनाब। सर मुझे एक्साइल कोडिंग एक्सप्लेन कर दो सर। एक्साइल कोडिंग। ठीक है, एक्सियल कोटिंग मैं बताता हूँ। ये हैंड रेज किया हुआ है फायजा, आई थिंक सो, फायजा सलीम। ठीक, फायजा सलीम। सर मैं पूछना ये चाह रही थी कि आप जो लेक्चर डिलीवर करते हैं रिसर्च पे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है, बट सर कोई ऐसी डायरेक्शन या कोई टेक्निक है जिससे हमें तो बहुत अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि सर जब तक आप लेक्चर डिलीवर करते हैं तो ठीक है, लेकिन बाद में कंफ्यूजिंग सा हो जाता है अक्सर मेरे लिए। तो काइंडली सर शेयर। इसका तरीका ये है जी कि एक तो जिस तरह आप अभी फरमा रहे हैं ना कि अच्छे से समझ आ जाता है, जी तो जी ये अल्फाज बाद में भी कायम रहने चाहिए कि हमें अच्छे से समझ आ गया था। बाद में आप उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कख समझ नहीं आई, नींद बड़ी आंदी है। नहीं सर, हम और लोग सर ऐसा कुछ भी नहीं कहते। सर दूसरा ये है कि सर आपने इसको, जितनी भी बातें की है सर, आई डोंट नो कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, कैसे कर अच्छा, रहा है। इसको फिर ध्यान से ना दोबारा गौर से पढ़ते हैं यकसुई के साथ, फिर जी जी रिकॉल करते हैं कि अच्छा इस पे टीचर ने कोई बात की थी, क्या बात की थी। फिर आपको साथ ओके साथ वो मेमोराइज होना शुरू हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग बेटर होना शुरू हो जाती है। ओके महमूदुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर आवाज आ रही है? आ रही है, बात करें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जाहिर है कि एक लॉन्ग जो ना वीकेंड्स ऑफ हो रहा है ईद की वजह से, तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दीजिए जिसमें जो है हम रिसर्च के ऊपर कोई इस तरह का इफेक्टिव वर्क कर लें कि जो हमारा अपकमिंग मिड टर्म एग्जाम है उसके अंदर जो है हमारा जो रिजल्ट है वो बेटर हो जाए। इंशाल्लाह बेटर होगा। आप इस तरह करें कि इसको ना जितने हमारे लेक्चर्स हैं राइट सर। इनमें इनको एक दफ़ा आप रिवाइज करें। अच्छा, जहाँ गो थ्रू होते होते ओके आपको आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ यहाँ कुछ हिंड्रेंस है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जो प्रॉब्लमेटिक है उसको अंडरलाइन करें, उसको राइट री रीड करें, और वो जो आपका प्रिंट होगा या फाइल होगी उसके साइड पे नोट्स लें और उसके की पॉइंट्स हाईलाइट करते जाएं। तो ओके जब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो वो की पॉइंट्स आपके जहन में होंगे, तो इंशाल्लाह आप बेहतर तरीके से कर लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन था किसी का कि मैं आपको एक्सियल का बताऊं, तो एक्सियल कोडिंग, यस, एक्सियल कोडिंग में ना 3 बातें डिस्कस की गई हैं कि रिसर्चर आइडेंटिफाई करता है सिंगल कैटेगरी, एक मेजर कैटेगरी रखता है, और उसके जितने सब थीम या फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट हैं उस एक सेंट्रल कैटेगरी में उनको सम अप करता जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो एक उसने हाईलाइट कर ली थी, बाकी जो रिमेनिंग कैटेगरीज हैं उनको सब डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट थीम्स में अकॉर्डिंग टू द पैराडाइम। रिसर्च पैराडाइम जो भी है वो क्या है उसमें, यार स्टोर करेगा भाई। अच्छा, उसमें क्या है कि उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्ट्रेटजीज थी रिसर्च के अंदर, काजल कंपैरेटिव, इंटरवीनिंग, कंटेक्चुअल स्टडीज, स्ट्रेटजीज, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इन कैटेगरीज को सेंट्रल कैटेगरी से अलग रख के 5 को करना है और इसका डाटा इसके अंदर लेके आना है। अब इन 5 को उस एक से साथ कोरिलेट करना है। ठीक, तो दिस विल बी अकॉर्डिंग पैराडाइम, और प्रोसेस जो है वो थ्योरेटिकल स्टडी बन जाएगा, यानी वहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन बेटर वे में हो जाएगी। तो
ठीक है, हमारी अब क्लास ईद के बाद है। आप सबका शुक्रिया, आप क्लास में आए, और आप सबको एडवांस ईद मुबारक हो। मुझे मेरे दिल में, मेरे दिमाग में किसी के लिए कोई किस्म की कोई वो नहीं है। आई एम हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। स्टे ब्लेस्ड। जी मोहसन मिराज, आप बात करें, अपना अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ग्राउंडेड जो थ्योरी है वो इंटरप्रेटिव अप्रोच है, वो नंबर ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोचेस रखती है, जो जिसमें सच है यानी रिफ्लेक्सिविटी है एंड थ्योरेटिकल सैम्पलिंग है। जैसा रिफ्लेक्सिव, व्हाट इज द रिफ्लेक्सिविटी एंड थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, इसकी समझ नहीं थी आ रही। थ्योरी को जब आप राइट अप करते हैं ना तो रिफ्लेक्ट होता है। ये राइट अप से पता चलता है, अंडरस्टैंड मिलती है कि क्या बैक एंड पे क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट हुई है। दैट इज द रिफ्लेक्टिव वन। ठीक है जी। तो अच्छे से तैयारी करें अपने मिड शेड की, क्योंकि आपको नहीं मिला, ये असाइनमेंट नहीं दे रहा, तो मिड अच्छा तैयार करें। और इवन देन आपको कोई इश्यूज हो तो आप ईमेल करें। टैक्स भी कर लें टैक्स, लेकिन मेरे ख्याल टैक्स इतना मैं अच्छा रिलैक्स नहीं होगा आपके साथ। बेहतर होगा कि हम थ्रू ईमेल ही चलें। जी कोई और बात? चलें फिर क्लास ख़त्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू ठीक, कौन सा थैंक यू सर। ओके, अल्लाह थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।